हाँ जी। तो आज के करंट अफेयर्स 9 जुलाई 2020 के सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो एनजीओ से डील करता है। होम मिनिस्ट्री स्कैनर। बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या हुई है कि 3 एनजीओ जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो तीनों इस टाइम तुम्हारी होम मिनिस्ट्री के स्कैनर के अंडर है। मतलब होम मिनिस्ट्री ने इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेट किन चार्जेस पे कर रही है? एक तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एक इनकम टैक्स एक्ट, और एक और एक्ट एग्जिस्ट करता है जिसे कहते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये क्या होते हैं ये मैं भी समझाता हूँ एक एक करके। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। देखो, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग की प्रैक्टिस क्या होती है कि लेट्स सपोज तुम पैसा जो अ, किसी सोर्स से कमाते हो और कहीं और उसे लॉन्डर करके, मतलब फेक ट्रांजैक्शंस दिखा के ऐसा शो करते हो जैसे एनजीओ की अपनी कमाई है। ठीक है, मतलब कहीं और से पैसा आया है, कहीं और प्रॉपर्टी या वेल्थ इकट्ठा करने पे वो लग रहा है। ठीक है, डूबियस ट्रांजैक्शंस हुई हैं कि पता नहीं है ये पैसा आया कहाँ से था और लगा कहाँ से है। तो एक तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग है, ताकि जैसे कि ब्लैक मनी इकट्ठी हो रही है या ब्लैक मनी एक जगह से दूसरी जगह भेजी जा रही है। उसके लिए सरकार का एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। इसे मनी लॉन्ड्रिंग की प्रैक्टिस प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया, और दूसरा ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करने के लिए बनाया है जो मनी लॉन्ड्रिंग से खरीदी गई है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग वही ब्लैक मनी आ गया कि एक जगह से दूसरी जगह डूबियस ट्रांजैक्शन से पैसा दिखाया गया है, हुआ कुछ नहीं है, बस पैसा किसी और चीज से कमाया गया था पर शो कहीं और किया गया है जहां पे पैसे का टैक्स या कुछ भी कम लगे या टैक्स फ्री हो जाए वो, जैसे एनजीओ के केस में। ठीक है, मैंने पहले भी एक करंट अफेयर में ये चीज़ आपको ज़रूर बताई थी कि एनजीओ को बहुत सारे लोग ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इस कारण ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, इनके थ्रू रिकॉर्ड। सो अब इसमें क्या क्या, सबसे पहले तो आपको इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे पहले यही है टू कन्फिस्केट एंड सीज प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लॉन्ड्रेड मनी। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो ब्लैक मनी से खरीदी है वो इसके अंडर ली जा सकती है। टू डील विद एनी अदर इशू कनेक्टेड विद मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया, तो कोई और इशू भी जो शायद इस एक्ट में अभी नहीं लिखा, तो इस एक्ट की पावर बहुत ही वाइड रखी गई है। तो ये कवर किन्हें किन्हें करता है? ये बैंकिंग कंपनीज, financial institutions, intermediaries to verify identity of the clients, maintain records and furnish information in prescribed form to Financial Intelligence Unit India। ये यूनिट है जो एक्चुअली, तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इन्वेस्टिगेट कौन करती है, कौन सी यूनिट पता लगाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है? वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया करके जो है ये पता लगाती है। ठीक है, तो याद रखना ये। तो पनिशमेंट क्या है अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाए, अगर कोई ब्लैक मनी की इन सारे ट्रांजैक्शन में पकड़ा जाए तो उसकी पनिशमेंट क्या है? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, यानी कि बेल बुल नहीं मिलेगी, 3 से 7 साल की। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल तक की भी हो सकती है। क्लियर, मतलब बढ़ाई भी जा सकती है। नेक्स्ट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग का मतलब होता है कौन सी अथॉरिटी, देखो इसने तो इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट करके फैसला कौन सुनाएगी कि ये बंदा गिल्टी है या नहीं? देखो, इन्वेस्टिगेशन करना जैसे अगर हम नॉर्मल कोर्ट सिस्टम की बात करें, हमारी जुडिशरी की बात करें, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना, पर पुलिस कभी सजा नहीं सुनाती, पुलिस सिर्फ फाइंडिंग लेके आती है कि कौन से फैक्ट कैसे हैं। वैसे ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो है ये इन्वेस्टिगेट करके फैक्ट लेके आएगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ये एक्चुअली जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की जाएगी, ये अपनी जुरिस्डिक्शन पावर और अथॉरिटी को यूज करते हुए डिसाइड करेगी कि कौन सी प्रॉपर्टी अटैच करनी है, क्या सीज करना है और क्या अल्टीमेटली पनिशमेंट देनी है। ठीक है, ये सब कुछ करते हुए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो नॉट बाउंडेड बाय प्रोसीजर लेड डाउन बाय
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो सीआरपीसी तुम्हारा सिविल प्रोसीजर कोड है उससे बाउंड नहीं होती। सिविल प्रोसीजर कोड क्या होता है? सीपीसी, सॉरी, वो क्रिमिनल लिख दिया मैंने। हाँ, सिविल प्रोसीजर कोड जो है, देखो अब जब भी नॉर्मल कोर्ट्स की जब मैं बात करूं, कोर्ट सिस्टम की मैं बात करूं, हर एक का ना एक पैटर्न होता है कैसे तुम्हारे जो फाइंडिंग्स है वो पेश की जानी चाहिए, कोर्ट के कैसे प्रोसीडिंग पूरी चलेगी, ठीक है, कब कौन से मतलब तुमने जैसे विटनेस को बुलाना है, क्या करना है, कैसे प्रूफ सबमिट करने हैं, उन्हें पूरा लेड डाउन प्रोसीजर है जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स कवर करता है 1908 का, ठीक है। पर ऐसे जो केस होते हैं ना, और खासकर जो ट्रिब्यूनल्स और ऐसी चीजें हम जहाँ पे पढ़ेंगे ना, हम हमेशा पढ़ेंगे ऐसी चीजें ना नॉट बाउंडेड होती हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ज्यादा फॉलो किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि कोर्ट सर्कमस्टांसेस को देख के फैसला सुनाता है। तो ये जो एक स्ट्रिक्ट पैटर्न बनाया हुआ है केस सुनने का, इसे ब्रेक करना पड़ता है, मतलब बिकॉज थोड़ी सी लीनियंसी देनी पड़ती है कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, रिजेक्ट करने की, सब कुछ करने की। तो इस कारण ये प्रॉपर जो प्रोसीजर है इसे नहीं फॉलो किया जाता होता। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है, ठीक है, कि जैसा केस का नेचर होगा, जैसी केस की सेंसिटिविटी होगी, जैसे जो फाइंडिंग्स लाई जा रही है कोर्ट के आगे, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट अपनी हियरिंग को मॉडिफाई कर सकता है। तो उसके पास इतनी को फ्रीडम है, ठीक है। दी एडजुडिकेटिंग का मतलब होता है फैसला सुनाने वाली अथॉरिटी। एडजुडिकेट करना, सारे चीजें सुन के जो फैसला सुनाएगी वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। उसके पास अपनी खुद की पावर है अपने खुद के प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने की। अब जिस पर्सन पे इल्जाम लगा है, बर्डन ऑफ प्रूफ, जिस पर्सन पे इल्जाम लगा है उसके ऊपर सारी लायबिलिटी है ये प्रूव करने की कि मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है। तो पुलिस को प्रूव नहीं करना है, मतलब जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है अल्टीमेटली उसका काम नहीं है ये पता लगाना कि, मतलब ये भी प्रूव करना कि तुम गिल्टी हो या नहीं। अगर तुम्हारा नाम किसी चीज में आ गया एक बारी, मतलब वहां तक तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और एक बारी अगर तुम्हारा नाम आ गया है उसके बाद तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है कोर्ट के अंदर चीजें पेश करने की, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे चीजें पेश करने की कि तुमने वो काम नहीं किया है। अगर तुम ये प्रूव करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर है ये सब कुछ। स्टेट तुम्हारे ऊपर सिर्फ इल्जाम लगाएगी, ठीक है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई फैक्ट नहीं लेके आएगी। एपीलेट ट्रिब्यूनल, अब देखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो फैसला सुनाएगी, तुम्हें शायद उसके फैसले से प्रॉब्लम हो सकती है, तुम उसके फैसले को चैलेंज करना चाहते हो कहीं पे, तो ना ऐसे खास मामलों के लिए ताकि सुनवाई जल्दी हो सके तो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। ट्रिब्यूनल्स का काम क्या है, ये ना एक तरह से तुम्हारे स्पेशल कोर्ट्स हो गए, मतलब सिंपल भाषा में तुम्हारे स्पेशल कोर्ट्स हो गए जिनका काम है सिर्फ जिसके लिए ये बनाए गए हैं उन्हीं केसेस को सुनना। जैसे इस केस में जो बनाया जाएगा वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के केस ही सुन रहा होगा, ठीक है। तो इस कारण माना जाता है एक तो इसमें एक्सपर्ट्स हो जाएंगे ओवर द टाइम, और दूसरा फैसले जल्दी आएंगे, ठीक है। तो तुम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का फैसला एपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज तुम एपीलेट ट्रिब्यूनल से भी सेटिस्फाइड नहीं हो, उसके बाद तुम ट्रिब्यूनल का फैसला जिस हाई कोर्ट के अंडर तुम्हारी जुरिस्डिक्शन पड़ती है वहां तुम चैलेंज कर सकते हो, मतलब जहां पे जिस हाई कोर्ट के अंडर वो केस पड़ता है तुम वहां पे चैलेंज कर सकते हो। और फाइनली अगर हाई कोर्ट से भी खुश नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट। तो 4 ऑप्शंस है तुम्हारे पास, ये केस कितना लंबा जाता है। सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब इन सब में तुम चैलेंज करते रह सकते हो। नेक्स्ट इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। देखो ये एक्ट बनाया क्यों गया, इंडिया में ना एक बहुत बड़ा थ्रेट हमेशा से माना गया और ओवर द टाइम सीबीआई की जैसी रिपोर्ट्स में फाइंडिंग में बहुत बारी पाया गया, जो एनजीओज है ना, जब ये फॉरेन से पैसा ले रही थी पहले, जब, अब तो खैर थोड़ा रेगुलेटेड है, पहले क्या होता था, ये फॉरेन से जब कंट्रीब्यूशन यानी कि पैसा फॉरेन से इन्हें आता होता था,
एक तो इनका सोर्स नहीं पता होता था कहाँ से आ रहा है, और एनजीओ इन्हें यूज कहाँ कर रहे होते थे, इन्हें एंटी डेवलपमेंट प्रोटेस्ट में यूज कर रहे होते थे। ज्यादातर पैसा एंटी डेवलपमेंट प्रोटेस्ट में यूज होता था। जैसे कि लेट्स सपोज मतलब कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ या इंडिया की प्रोग्रेस को रोकने के लिए एनजीओ का सहारा लेते हैं। लेट्स सपोज कोई डैम बनना है जिससे पाकिस्तान का पानी रुक रहा होगा, ठीक है। अल्टीमेट चीज क्या होगी कि पाकिस्तान में पानी रुक रहा होगा अगर हम यहाँ पे डैम बना लें। तो पाकिस्तान क्या करता था कि हमारे कुछ एनजीओ को पैसे देता था, उन्हें कहता था इन डैम को बनाने के लिए, डैम को बनाने से रोकना है तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करो, लोकल लोगों को लेके आओ, ठीक है, बिठाए रखो, जितना पैसा चाहिए फ्लो होता रहेगा होता रहेगा। तो इससे एक तरह से क्या है, इंडिया की डेवलपमेंट रुक रही है। ऐसे ही बिकॉज दुनिया भर में अगर तुम देखो रशिया और यूएसए की बनती नहीं आपस में, ठीक है, मतलब हिस्टोरिक टाइम से, वर्ल्ड वॉर टू से, वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू में तो एक साल लड़े थे, वर्ल्ड वॉर टू के बाद दोनों की आपस में ज्यादा बनती नहीं। तो अगर रशिया इंडिया में कोई काम करवा रहा होता था तो यूएसए से पैसा आता होता था एनजीओस को कि इस प्रोजेक्ट को रोको, वहां जाके प्रोटेस्ट करो, जो मर्जी करो, ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाओ। तो लॉन्ग टर्म में सरकार को एहसास हुआ ऐसी चीजों का, यही वाइस वर्सा, यूएसए करवा रहा है तो रशिया रोकेगा, ठीक है। तो ये इंडिया की अल्टीमेटली डेवलपमेंट पे रोक लगा रहा था। तो हमने क्या किया, हमने ये एक्ट इसीलिए बनाया ताकि हम फॉरेन का पैसा रेगुलेट कर सकें। कोई भी एनजीओ को अब जो पैसा आ रहा है वो इसके थ्रू रेगुलेट किया जा सके और उनकी यूटिलाइजेशन को रेगुलेट किया जा सके, ठीक है। हमें पता हो पैसा आ कहाँ से रहा है, कितना आ रहा है और किसे मिल रहा है, यही लिखा है इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू रेगुलेट द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय सर्टेन इंडिविजुअल एसोसिएशंस और कंपनीज, prohibit the acceptance and utilization of foreign hospitality or foreign contributions for any activities unfavorable to the national interest and for the matter relating to therefore or incidents thereto. Next is eligibility criteria क्या है। देखो eligibility criteria, eligibility criteria का क्या मतलब है। सो बेसिकली अब क्या कंडीशंस है, तुम्हारा हर एनजीओ बाहर से पैसा नहीं ले सकता, उसे पहले कुछ इंडिया की कंडीशंस पूरी करनी पड़ती हैं, उसके बाद उसे लाइसेंस मिलता है बाहर से पैसा लेने के लिए। तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और कुछ में प्रायर परमिशन भी, अगर तुम्हें स्पेशली अलग से कोई डोनेशन आ रही है तो तुम्हें प्रायर परमिशन भी ले सकते हो, वन टाइम होगी, या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा के लगातार रिसीव करवा सकते हो। तो तुमने ये सारी याद करनी है, जैसे कि कम से कम 10 लाख रुपए एनजीओ ने खर्चे होने चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। इसी से पता चलेगा एनजीओ इतना बड़ा हो चुका है साइज में कि इसे बाहर के पैसे की अब जरूरत है, ठीक है। जो एनजीओ लेट्स सपोज इस साल बना है, पहला पैसे ही बाहर से ले रहा है, तो उसका इंडिया में बेस ही क्या है, इंडिया में उसने कभी कोई मतलब फंड सीख ही नहीं किया है, इंडिया में उसने कभी ग्रो ही नहीं किया है। तो पहले इंडिया में ग्रो करो फिर बाहर से पैसा लो, ठीक है। 3 साल पिछले की सारी तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करनी होती है, यानी कि तुमने क्या टैक्स फाइलिंग की है। टैक्स एनजीओ को भी टैक्स फाइलिंग करनी होती है, चाहे ये टैक्स फ्री इनकम इनकी, पर इन्हें पेपर वर्क में शो करना पड़ता है कि हमने कितना टैक्स मतलब कितना पैसा एक साल में कमाया है और वो कहाँ कहाँ लगाया है, वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सबमिट करनी पड़ती हैं। तो ऐसे पूरी नज़र रखी जाती है। ये जो तुम्हारा एक्ट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एक्ट, ये याद रखना, तभी न्यूज़ की हेडिंग भी यही थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी परमिशंस जो हैं बाहर से पैसा लेने की वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देती है। पहले ये एक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता था पर शिफ्ट हो गया है, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, ठीक है।
यही कंडीशंस प्रायर परमिशन में, तुम क्या हो, एसोसिएशन हो, पर्सन हो, फॉरेन डोनर एक इंडिविजुअल ही पर्सन है, तो वो कंडीशंस भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो बस ये डायरेक्ट पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं। नेक्स्ट इज ओपन स्काई पॉलिसी। देखो ये न्यूज़ कहाँ बनी है कि यूएई इंटरेस्टेड है इंडिया के साथ ओपन स्काई पॉलिसी के ऊपर एक एग्रीमेंट करने के लिए। ओपन स्काई पॉलिसी होती क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी किसी भी दो कंट्रीज में ना एक एग्रीमेंट होता है, जिसके बाद अभी क्या होता है, हर कंट्री को ना एक कोटा अलॉट होता है। कोटे के अंडर क्या होता है कि कितने तुम एयरप्लेन्स इंडिया में ला सकते हो, कौन से एयरपोर्ट्स यूज कर सकते हो, कौन से टाइम स्लॉट्स तुम्हें अवेलेबल होंगे। मतलब ये सारी चीजें ना लिमिट कर दी जाती है, लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि इससे ज्यादा, लेट्स सपोज तुम्हें मैं बोलूं, तुम कोई देश के रिप्रेजेंटेटिव हो, मैं तुम्हें बोलूं कि अभी के लिए फिलहाल के लिए हम सिर्फ 10 रूट चलाएंगे। 10 रूट चलाने का मतलब है मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन में 10 जगह जो भी स्पेसिफाई करूंगा वहां पे 10 बारी प्लेन्स लैंड और टेक ऑफ करवाना अलाउड है। तो उसमें मैं तुम्हें चूज कर दूंगा कि सिर्फ दिल्ली से ही तुम ये 10 के 10 चूज करो, तो सारी तुम्हारी फ्लाइट सिर्फ दिल्ली आएंगी और कहीं नहीं आएंगी। ठीक है, तो तुम्हारे एयरलाइन इंडस्ट्री को लिबरलाइज करने के लिए जरूरी होता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ ओपन स्काई पॉलिसी करो, ताकि तुम्हारे देश में हर एयरप्लेन आने लगे, एक तो उससे टूरिस्ट आएगा, दूसरा एयरपोर्ट इनकम आएगी। मतलब कोई भी प्लेन यहाँ के लैंड करता है वो हमारे यहाँ पे कमाई देगा। लेट्स सपोज इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन क्या है, ओपन स्काई पॉलिसी से हमारा लॉन्ग टर्म विजन क्या है? अगली किसी क्लास में हमारी सिविल एविएशन की पॉलिसी भी आ जाएगी किसी करंट अफेयर के साथ अगर बनती है तो। ठीक है, बिकॉज वही फ्लाइट्स दोबारा शुरू होनी है तो कहीं ना कहीं सिविल एविएशन पॉलिसी की कभी ना कभी न्यूज़ आई जाएगी। सिविल एविएशन पॉलिसी ने इंडिया को एज अ ग्लोबल हब बनाने को का टारगेट लिया हुआ है, जिससे हम जितनी भी कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं एक तो उन्हें इंडिया डेस्टिनेशन बना सके। लेट्स सपोज किसी फ्लाइट ने यूरोप से आना है और आगे साउथ ईस्ट एशिया या ऑस्ट्रेलिया तक जाना है, ऑस्ट्रेलिया तक तो खैर बहुत लंबा डिस्टेंस हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया तक जाना है तो पहले इंडिया भी रुक पाए। ठीक है, या किसी ने जापान से तुम्हारे यूएई या मिडल ईस्ट की किसी और कंट्री जाना है, ठीक है, इजराइली हो गया, तो वो ऐसी फ्लाइट्स इंडिया आए, रुके और उसके बाद उस साइड को जाएं। तो हम एक तो इसे कनेक्टिंग हब बनाना चाहते हैं, दूसरा हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेंटेनेंस हब खुल जाए, क्योंकि प्लेन्स को मेंटेनेंस चाहिए होती है लगातार। मेंटेनेंस का काम बहुत ही हाई पेइंग है और जॉब्स भी बहुत सारी प्रोड्यूस करता है। तो हम चाहते हैं कि अगर इंडिया एक ग्लोबल एयर बेस बन सका, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सारी जॉब्स और ये सारी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए बोइंग हर कोई अपने हब्स यहाँ खोलेगा, फिर तो हम अपने आप ग्रो करेंगे इस सेक्टर में। इसके में ओपन स्काई पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं, नंबर ऑफ फ्लाइट्स, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ सीट्स, प्राइस एंड सो ऑन। किसी चीज़ को तुम रेगुलेट नहीं करते हो सरकार को। ठीक है, क्लियर है? तो सरकार की नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के अंडर क्या चीज़ बोली जाती है कि जो हमारी सार्क कंट्रीज हैं, सार्क कंट्रीज कौन सी हैं हमारी? हमारी नेबरहुड कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान रह गया, सॉरी, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। ये जो कंट्रीज है ना, ये इंडिया के सारी नेबरहुड कंट्रीज हैं। इनके साथ प्लस इंडिया
हम सब ने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई हुई है उसे सार्क कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही आ सकता है, सार्क में कौन से देश हैं। ठीक है, ये हम इंटरनेशनल रिलेशन के टाइम भी पढ़ेंगे, पर जो चीज़ करंट में आ रही है वो करंट में भी, तो इन्हें सार्क देश कहते हैं। ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, सारे सार्क देशों के साथ हम रेसिप्रोकल बेसिस पे एग्रीमेंट हमारा अलाउड है। रेसिप्रोकल के बेसिस पे मतलब जो कंट्रीज इनमें से हमें अलाउ करेंगी कि तुम ओपन स्काई हमारे यहाँ पे यूज कर लो। लेट्स सपोज नेपाल के साथ हमारा ओपन स्काई पॉलिसी हमेशा रेसिप्रोकल बेसिस पे होती है। मतलब क्योंकि दो कंट्रीज एग्रीमेंट साइन कर रही है ना, रेसिप्रोकल का मतलब है कि हम भी अलाउ करेंगे तुम भी अलाउ करो। यानी कि तुम्हारी वहाँ की जो एयरलाइंस रजिस्टर्ड है वो हमारे स्काई को फ्रीली यूज कर पाएंगी। हमारे मतलब स्काई को यूज करने का मतलब हमारे एयरपोर्ट्स एयर फैसिलिटी सबको फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। मतलब पैसे तो लगेंगे ही, मतलब बिना रिस्ट्रिक्शन के कोटा के, पर उसके बदले उन्हें भी अपनी साइड को ओपन करना पड़ेगा। तो दोनों साइड रेसिप्रोकल बेसिस पे ओपन करते हैं। तो जो जो कंट्री एग्री करती जाएगी उनके साथ, इंडिया तो खैर है ही, ठीक है, तो उनके साथ हम ये सारा कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ तो कभी नहीं होने वाला, बाकी सबके साथ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी पॉलिसी में क्या लिखा है, यहाँ तो सार्क कंट्रीज इन मतलब हमारा एम क्या है इसके अंडर, या सार्क कंट्रीज के साथ हमने रेसिप्रोकल बेसिस पे ये करने लग जाना है। और बियॉन्ड 5000 किलोमीटर, यानी कि उसके बाद 5000 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली के बीच के एरियाज को हमने नहीं कवर करना, उससे बियॉन्ड की जो कंट्रीज हैं उन्हें कवर करना है। तो एक्चुअली यूएई को प्रॉब्लम यही है, यूएई 5000 किलोमीटर के अंदर आ जाता है। तो इसी कारण यूएई ने बोला है कि हमें अपना इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहिए। अगर हम करना चाहते हैं तो क्यों ये लिमिटेशन रखी है तुमने, तो हमें भी करने दो। ठीक है, तो इंडिया ने अगला क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ना यूपीएससी में आते रहते हैं कि इंडिया ने आज तक ओपन स्काई एग्रीमेंट किस किस कंट्री के साथ साइन किया है। तो इसका आंसर है ग्रीस, जापान, जमाइका, गुयाना, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, स्पेन, श्रीलंका। उसके बाद यूएसए और एशियान, एशियन जो जितनी भी ये तुम्हारी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इन सब की कॉमन, जैसे हमारी सार्क की ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनकी एशियान है। वो क्या करती है, एशियान इन सबके बेस सबके बिहाफ पे ना एशियान में ही साइन हो जाते हैं। तो इस कारण इन सबसे डील करना थोड़ा आसान होता है, बिकॉज एक ऑर्गेनाइजेशन सारी कंट्रीज के बिहाफ पे ज्यादातर इंटरनेशनल रिलेशन संभालती है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है कि इनमें से किस कंट्री के साथ इंडिया की ओपन स्काई पॉलिसी नहीं है। तो तुमने ये सारे नाम याद रखने हैं। ऐसे बहुत बारी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली स्टेट सर्विसेज में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, एक उमेश जी आपकी आवाज कट गई है। सर एक ओपन स्काई ट्रीटी हुई थी ना, हाँ जी, वो रशिया और यूएसए के बीच में। ये रशिया और यूएसए के बीच में थी, जिसे एलिगेशन है कि रशिया वायलेट करा, मतलब उसे। हाँ जी, तो सर ये जो ओपन स्काई ट्रीटी और ओपन स्काई पॉलिसी ये मतलब डिफरेंट है। नहीं नहीं, वो ट्रीटी उन दोनों के बीच में है। देखो वो कोल्ड वॉर के बाद जब इमर्ज हुए हैं, मतलब कोल्ड वॉर का जो टाइम था, ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा दोनों ने एंटी स्पेस, दोनों एंटी एयर मिसाइल्स बहुत ज्यादा रखी हुई थी। दोनों की स्काईज को दूसरी कंट्री नहीं एक्सेस कर पा रही थी। ठीक है, मतलब जो अलाइज कंट्रीज हैं वो दूसरी की साइड को नहीं एक्सेस कर पाती। इस सारी चीजों को खत्म करने के लिए, ये जो हॉस्टिलिटी है इसे खत्म करने के लिए वो ट्रीटी की गई थी, ओपन स्काई ट्रीटी जो है, ताकि एयर स्पेस दोनों के लिए ओपन हो सके। ठीक है, वो भी हम किसी करंट अफेयर में जरूर कवर करेंगे, बिकॉज अमेरिका एलिगेशन इसके ऊपर लगता है कि वो नहीं यूज करने देते, तो कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर में आएगी आएगी। ठीक है, सर इसलिए एक्सपैंडेड चीज तुम्हें क्वेश्चन में थोड़ा और ट्रिकी बनाने को क्या हो सकता है कि 10 मेंबर्स की बिकॉज एसोसिएशन है एशियान, ये 10 कंट्रीज के ऑप्शन भी आ सकते हैं। मतलब सिर्फ एशियान लिखने की जगह वैसे तो एशियान के नाम से ही पूछेंगे, जो सबसे वैलिड ऑप्शन है, पर किसी ने
एग्जामिनर का मन किया तो वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, म्यांमार, इन सबको अलग अलग दिया। राजेश जी थोड़ा माइक ऑन। नेक्स्ट इज लिथियम। लिथियम इस टाइम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लिथियम के पॉइंट्स है ना, ये सारे पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। लिथियम को ना, क्यों लिथियम इंपॉर्टेंट है? लिथियम को 21st सेंचुरी का वाइट गोल्ड कह लो। जैसे 20th सेंचुरी मतलब 1900s में हम बोलते थे कि जिस कंट्री में तेल निकल आएगा, ब्लैक गोल्ड था ना, ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहते थे। जिस कंट्री में, उसे ब्लैक गोल्ड क्यों कहते थे? कि जिस कंट्री में तेल निकल आएगा वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो सकती हैं। जैसे हम देखते हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज कितनी अमीर है। 21st सेंचुरी में अब तेल खत्म होता है, मतलब तेल की इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही है। अब जिस चीज की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है वो है लिथियम। लिथियम की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ रही है? लिथियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो 21st सेंचुरी में इनोवेशन बन के आ रहा है, उसके लिए यूज होता है। किस चीज के लिए यूज होता है लिथियम? कहीं पढ़ते हो लिथियम का नाम? लिथियम से बनती हैं तुम्हारी रिचार्जेबल बैटरीज। देखो, अगर आजकल तुमने ध्यान दिया हो, तुम्हारा जो डीजल है वो पेट्रोल से, अब कई जगहों पे पेट्रोल से भी महंगा हो गया, ठीक है, या ऑलमोस्ट बराबर हो चुका है। ऐसा क्यों है? जो देखो डीजल जो चीज है, मैं पहले थोड़ा डीजल की हिस्ट्री बताता हूँ, फिर मैं लिथियम पे वापस आऊंगा। ये सारे पॉइंट्स तो तुम ऊपर पढ़ ही सकते हो, पर मैं लिथियम जो तुम्हें और तरीके से पूछा जा सकता है मैं वो भी समझाता हूँ जो इन पॉइंट्स में नहीं होता। देखो डीजल लॉन्ग टर्म में दुनिया भर की सरकारें महंगा कर रही हैं डीजल को, तो डीजल कभी भी खरीदना फिजिबल नहीं रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि एक चीज अलग से लगाई जाती है जिसे कहते हैं एनवायरमेंट टैक्स। इन्वायरमेंट टैक्स का मतलब है बिकॉज ये पेट्रोल से ज़्यादा पोल्यूटिंग है, तो इस कारण अलग से इसके ऊपर इन्वायरमेंट टैक्स लगाया जाता है ताकि लोग ये चीज़ यूज़ करना बंद करें। पर तुम्हें हमेशा ट्रांसपोर्ट के ऑल्टरनेटिव मीडियम्स बनाते रहना पड़ेगा जो सस्ता हो, लॉन्ग टर्म में मतलब सस्ता हो जाए जिसे लोग एक्सेस कर पाए। किसी ज़माने में डीजल सस्ता होता था, इस कारण लोग डीजल अपनाते थे। अब डीजल महंगा होता जा रहा है। आने वाले टाइम में बिकॉज लिथियम, तुम्हारी आ रही है ना ईवी कार्स जो बैटरी पे चलती हैं, वो उनके अंदर लिथियम आयन बैटरीज डलती हैं, ठीक है। तुम्हारे फोन के अंदर लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो लिथियम ने हर जगह यूज होना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई भी ऐसी नहीं है जो बिना, मतलब जहां पे बैटरी डलती है, जहां पे भी पावर होती है कोई भी चीज, उसके अंदर लिथियम पक्का होता है। तो जो कंट्री के पास या तो लिथियम के रिजर्व्स होंगे या वो उन्हें यूटिलाइज कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है ना कि रिजर्व्स हैं और तुम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, या तो रिजर्व्स हो या तुम उसे यूटिलाइज अच्छे से कर पा रहे हो, वही कंट्री सबसे अमीर बनेगी। और इंडिया की फिर से किस्मत बुरी है कि हमारे यहाँ पे लिथियम के भी रिजर्व्स नहीं है, तो अभी भी हमारी वो गोल्डन एज नहीं आई है। पर इसकी दूसरी साइड पे क्या है, हमारे ना कुछ देशों के साथ अच्छी बनती है जहां पे लिथियम के रिजर्व्स बहुत सारे हैं। जैसे कि साउथ अमेरिका में जो चाइल है, और तुम्हारा सेंटर में कौन सा पड़ जाता है, बोलीविया। ये जो देश है ना, यहाँ पे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम के रिजर्व्स हैं, और इनके साथ इंडिया, मतलब इंडिया की इनके साथ बहुत अच्छी बनती है। तो इससे अल्टीमेटली इंडिया का क्या फायदा है? इंडिया ने लॉन्ग टर्म में अपना विजन सेट किया है कि हमने बैटरी हब बनना है, बैटरी प्रोड्यूसिंग हब बनना है। तो इसके चलते हुए इस टाइम प्रेजेंटली इंडिया की सरकारें और इंडिया की कंपनीज, हम इस चीज में जरूर लीड कर रहे हैं कि हम इन कंट्रीज के साथ टाई अप
कर रहे हैं कि हम यहाँ से रिजर्व्स इंडिया ला सकें और इंडिया बैटरी बनाने लग सके। हम बैटरी बना बना बेचेंगे तो आने वाले टाइम में देखो बैटरी की टेक्नोलॉजी, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ बैटरी बनाई जा रही है, बैटरी की टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। बैटरी की टेक्नोलॉजी ये सब कुछ करोगे तो इंडिया के अंदर अपने आप पैसा आएगा, क्योंकि सारी दुनिया को इस टाइम लिथियम आयन बैटरी चाहिए, छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक। कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ में बैटरी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो बाकी ऐसे कैसे पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि ये न्यूक्लियर इंस्टेबल है, इस कारण ये सोलर सिस्टम में कम पाया जाता है। ठीक है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस, ये सबसे ज़रूरी है। ये हीट रेजिस्टेंस ग्लास और सिरेमिक बनाने में यूज़ होता है, लिथियम ग्रीस ल्यूब्रिकेंट्स बनाने में यूज़ होता है, फ्लूइड फ्लक्स इंडक्टिव फॉर आयरन स्टील एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स होता है, लिथियम आयन बैटरी सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम है, लिथियम बैटरीज या लिथियम आयन बैटरीज दोनों में। उसके बाद यही 3 क्वार्टर की सारी प्रोडक्शन इनके ऊपर लगती है। एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, जो लिथियम सॉल्ट है, अगर लिथियम का सॉल्ट बना दोगे, ये मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग के तौर पे भी यूज होता है। लेट्स सपोज कई लोगों को बाइपोलर जैसे डिसऑर्डर होता है कि अपने मूड स्विंग्स को नहीं कंट्रोल कर पाते या कुछ भी, उन्हें लिथियम सॉल्ट भी दिया जाता है ताकि उनका मूड हमेशा स्टेबल रहे, हाइपर एक्टिविटी या कोई भी चीज़ ह्यूमंस में ना हो। तो ये सारी चीज़ों में लिथियम का यूज़ है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसे दूसरे तौर पे मेडिकल यूज़ भी लिखा जा सकता है पेपर में। ठीक है, फिर इसका नंबर है, ठीक है, तो लिथियम बहुत इम्पोर्टेंट है, साल में 2-3 बार आएगा, पर जहाँ पे जब भी पढ़ते रहो। ठीक है, ये थे आज के